और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। देश भर में आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर देश भर में उन्हें याद किया गया। वहीं इस अवसर पर पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री की 79वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। एमपी के ग्वालियर में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। एमपी में 150 सीट जीतने का लक्ष्य भी तय किया। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। चुनाव में जीत का संकल्प दिलाया। मन में मोदी नाम से सदस्यता अभियान का आगाज भी किया। बीजेपी कार्यसमिति में बीजेपी ने नए नारे भी दिए। मेरी सरकार भाजपा सरकार, अपनी सरकार सबसे अच्छी सरकार जैसे नारे दिए गए। इन नारों के साथ बीजेपी चुनाव के मैदान में उतरेगी। मेरा बूथ सबसे मजबूत की रणनीति के साथ चुनाव में जीत की हुंकार भरेगी। अमित जी ने कार्यकर्ता में आत्मविश्वास कूट कर भर दिया है और असंदिग्ध विजय के लिए निकल पड़े। ये कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी है और कांग्रेस को चुनौती दी है कि वो अपनी उपलब्धियां बताए भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। 2023 का संकल्प आज गृह मंत्री अमित शाह जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूर्ण संकल्प के साथ, मेरा बूथ मजबूत के नारे के साथ, संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रणनीति 2023 के लिए और रणनीति 2024 के लिए। बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति में अमित शाह ने 150 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया। कांग्रेस की एकमात्र सीट छिंदवाड़ा में भी अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपनी शक्ति पहचानने को कहा। अमित शाह ने कहा कि एमपी में जातिवाद तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने देंगे। एक ही मंत्र रहा कि 150 से ज्यादा सीटें जीतना है। कार्यकर्ताओं को किससे उत्साह अमित शाह जी को देख के ही आ जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को आपसी मनमुटाव भूलकर बीजेपी की जीत के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि जनसंघ के संकल्पों को मोदी सरकार ने पूरा किया है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कार्यकर्ताओं के दम पर कमल खिलेगा। उन्होंने कहा जो बात महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर सोच ले तो कोई उसको हरा नहीं सकता है और इसलिए हम सबको पूरी ताकत से चुनाव में लगना है। और हमारे जो पार्टी में जिन लोगों के त्याग से, तपस्या से आज भारतीय जनता पार्टी इस स्थान तक पहुंची है, वो भी उन्होंने उल्लेख किया। और जिन मूल्यों को लेकर, जिन सिद्धांतों को लेकर, जिन पंचनिष्ठाओं को लेकर, सप्त संदेश को लेकर, ये सब जो है उन्होंने इसके बारे में कहा है। अमित भाई का मार्गदर्शन सदैव उत्साह और उमंग और आत्मविश्वास पैदा करता है और वो आपको बैठक के बाद दिख रहा होगा। तो कितने का ना 150 के 200 पर प्रचंड बहुमत जी। लोकसभा पर भी नजर 100%, मतलब 100 एक बची है वो भी जीतेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को अपना अहम निकालकर और एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए कहा। एमपी में 150 सीट जीतने का लक्ष्य दिया। बीजेपी अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी की 39 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब बीजेपी ने 20 सालों के काम का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में रिपोर्ट लॉन्च की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी के शासन के दौरान हासिल उपलब्धियां गिनाई, बल्कि 2023 के चुनाव के बाद संपूर्ण गरीबी मुक्त मध्य प्रदेश का वादा भी किया। रिपोर्ट कार्ड के बहाने अमित शाह ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस से 53 सालों का हिसाब और 24 घोटालों पर जवाब मांगा।
मध्य प्रदेश की 39 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही सूबे में बीजेपी का मिशन इलेक्शन फुल स्विंग कर रहा है। प्रचार को पूरी रफ्तार देने से पहले पार्टी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दिया है। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज और दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के करीब 20 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस रिपोर्ट कार्ड को अमित शाह का बड़ा सियासी दाव माना जा रहा है। अमित शाह ने न सिर्फ 2023 चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद गरीबी से संपूर्ण मुक्ति का वादा किया, बल्कि कई बड़े दावे भी किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में एमपी बीमारू राज्य की लिस्ट से बाहर निकला। पिछले 20 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर काम किया। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का वादा भी किया। अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की सभी 29 सीटें जीतने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 हो गई है। बीजेपी ये रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएगी। मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। रिपोर्ट कार्ड के बहाने अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से कई सवाल भी पूछे। अमित शाह ने कांग्रेस से 53 साल का हिसाब मांगा। उन्होंने पूछा कि एमपी के लिए कांग्रेस ने क्या किया, प्रदेश के साथ कितना अन्याय किया, जनता को क्या दिया, आंकड़ा कहां है। बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेस के सवालों को लेकर अमित शाह ने कहा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। अमित शाह ने 24 घोटालों पर कांग्रेस से जवाब मांगा। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर कई सवाल दागे। पूछा कि SC/ST का बजट कम क्यों किया, प्रदेश का विकास क्यों नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं। इधर उधर गलत आरोप मढ़कर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए, और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। उधर बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर कमलनाथ का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में किसी का रिपोर्ट कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ जनता का रिपोर्ट कार्ड चलेगा। रिपोर्ट कार्ड पब्लिक बनाती है, जनता बनाएगी रिपोर्ट कार्ड। किसी का रिपोर्ट कार्ड नहीं चलने वाला, जनता का रिपोर्ट कार्ड ही चलेगा। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2015 से कांग्रेस ने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में जाति के आधार पर आंदोलन खड़े करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की। अमित शाह ने दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद राहुल गांधी पहली बार लद्दाख दौरे पर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने लद्दाख की सड़कों पर बाइक राइडिंग भी की। उन्होंने जैसे ही सोशल मीडिया पर लद्दाख में मोटरसाइकिल चलाते हुए तस्वीरें शेयर की, इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पीएम मोदी के नेतृत्व में हिमालय क्षेत्र में बनाई गई शानदार सड़कों को बढ़ावा देने के लिए उनकी सराहना की और शुक्रिया किया। किरण रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जो 2012 का होने का दावा करता है, जिसमें स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों की एक श्रृंखला को लद्दाख में पेंगोंग त्सो के रास्ते में पत्थरों और चट्टानों से भरी एक अस्थायी सड़क पर चलने की कोशिश करते देखा जा सकता है। दिल्ली में कांग्रेस ने अपनी नई कार्य समिति का गठन किया है। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। वहीं पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस कार्य समिति में 39 सदस्य, 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 9 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र की नव नियुक्त डिप्टी सीएम अजीत पवार की पुणे में मुलाकात से प्रदेश की सियासत में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उनकी इस खास मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, उनकी ये मुलाकात राजनीति से परे थी। उन्होंने दोनों की मुलाकात का बचाव करते हुए कहा कि शरद पवार और अजीत पवार कई गैर राजनीतिक संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। ये संगठन समय समय पर गुप्त बैठकें करते हैं जो कि उनके कामकाज में शुमार है। साथ ही उन्होंने अजीत पवार को कठफोड़वा कहा और कहा कि अजीत पवार ने एनसीपी में छेद कर दिया है। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। का नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा बिहार में जेल में बंद अपराधी चला रहे हैं शासन, पुलिस वक्त रहते एक्शन लेती तो वारदात नहीं होती। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में जंगल राज पार्ट 2 से भी बदतर हालात। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बोला, नीतीश सरकार पर हमला, कहा मैंने पहले ही आशंका जताई थी कि महागठबंधन से हाथ मिलाते ही आरजेडी की सत्ता पर काबिज होने से बिगड़ेगी बिहार की कानून व्यवस्था। बिहार के शिक्षा विभाग को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाले के पाठक पर गरमाई सियासत के बीच मुजफ्फरपुर के मीनापुर। और ब्रेक के बाद टॉप 10 में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार के करीबी जलगांव के कारोबारी ईश्वरलाल जैन के यहां ईडी ने छापा मारकर बड़े पैमाने पर नकदी और सोना बरामद करने का दावा किया। ईडी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की जा रही जांच में 17 अगस्त को जलगांव, नासिक और ठाणे में 13 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी के अनुसार तलाशी में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज और अपराध से प्राप्त आय भी जब्त की गई, जिसमें 24 करोड़ से ज्यादा रुपए के 39 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण और 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की नकद राशि शामिल है। भारतीय मौसम विभाग ने 6 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जहां 21 अगस्त से 24 अगस्त के बीच भारी बारिश का पूर्व अनुमान है। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इंडियन आर्मी और इस्पाक मिंडा फाउंडेशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में कश्मीर के जांगली गैरिसन कुपवाड़ा में दिव्यांगजनों के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 21 अगस्त से 26 अगस्त तक चलने वाले इस 6 दिवसीय कैंप का मकसद शारीरिक रूप से अपंग लोगों की मदद करना है। वहीं इंडियन आर्मी और इस्पाक मिंडा फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कैंप में दिव्यांगजनों की आवश्यकता अनुसार सहायता की जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पुलवामा से ये बड़ी खबर है, जहां परिगाम में आतंकियों से मुठभेड़ की ये खबर है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की अहम खबर कश्मीर के पुलवामा से, जहां परिगाम में आतंकियों से मुठभेड़ की ये खबर है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है। इस खबर से मुतालिक तमाम तर डिटेल्स पर लगातार नजर बनी हुई है। बेहद अहम ये खबर पुलवामा से, जहां परिगाम इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है। इस खबर से मुतालिक तमाम तर तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। अहम खबर कश्मीर के पुलवामा से, जहां परिगाम में आतंकियों से मुठभेड़ की यह खबर है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है।
कुछ खबरें हिमाचल से भी हैं। हिमाचल दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सुक्खू को मदद का आश्वासन दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए जिस भी चीज की जरूरत होगी उसमें केंद्र हिमाचल की सहायता करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल को मदद की 2 किस्तें केंद्र पहले ही जारी कर चुका है। जो भी हिस्सा बचा है उसे जल्द ही अदा किया जाएगा। नड्डा ने कहा ये राजनीति का विषय नहीं है और सबको मिलकर काम करना होगा। वहीं दूसरी ओर सीएम सुक्खू ने हिमाचल की आपदा से निपटने के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस आपदा से व्यथित भी हैं, चिंतित भी हैं और उन्होंने खुद से भी मुख्यमंत्री से बातचीत की समय समय पर। और जब मुख्यमंत्री वहां मिलने गए तो चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे हमारे गृह मंत्री जी रहे, चाहे हमारे रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी रहे या अनुराग ठाकुर रहे, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात को बहुत संजीदगी से लिया है और इस ह्यूमन ट्रेजेडी, इस नेचुरल कैलामिटी को पूरी ताकत के साथ मदद दी जाए, इसके लिए भारत सरकार कृत संकल्पित रही है और इसने पूरा करने का प्रयास किया। तो भारत सरकार जो भी प्रदेश सरकार ने मांगा है वो देने का हम लोगों ने जो तय किया था उसको हमने पूरा किया है। ये हम आपको एक तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और इसके लिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को आश्वासन भी दिया है कि जो कुछ भी यहां हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और हिमाचल प्रदेश को कोई भी कमी नहीं आने देंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी। जिस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5000 की जगह मकान 1 लाख वार्षली डैमेज मकान को दिया है, तो ये 11 रली मैनुअल में परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा कोई बड़ी है नहीं। लेकिन स्पेशल पैकेज की नड्डा जी ने हमें बात की। अब देखते हैं स्पेशल पैकेज हमें कब तक उपलब्ध करवाते हैं। 6700 करोड़ रुपया तो उनके नियमों के अनुसार हम मांग ही रहे हैं, पर वो तो जो मांगेंगे उसमें से इंटीरियम रिलीफ का भी उन्होंने पहला 200 करोड़ दिया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो स्पेशल पैकेज है, जो गुजरात में भुज में मिला है, जो केदारनाथ में मिला है, जो महाराष्ट्र में अर्थक्वेक है उसमें मिला है, उसमें हम हिमाचल मांग कर रहे हैं कि उसमें हमको स्पेशल पैकेज का दिया जाएगा। और पुलवामा से बड़ी खबर जिसकी तफसीलात लगातार न्यूज 18 JKLH पर हम आपको दे रहे हैं। परिगाम में आतंकियों से मुठभेड़ की यह खबर है। 2 से 3 आतंकियों के होने की यह खबर है और धान के खेत में आतंकियों के होने की आशंका है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है। तो कश्मीर के पुलवामा से ये बड़ी खबर जिस पर लगातार न्यूज 18 JKLH पर आपको तमाम तरह अपडेट दे रहे हैं। परिगाम में आतंकियों से मुठभेड़ की यह खबर है। 2 से 3 आतंकियों के धान के खेत में होने की आशंका है और पुलिस और सुरक्षा बल बड़ी तादाद में मौके पर मौजूद है। तो बेहद अहम खबर कश्मीर के पुलवामा से, जहां परिगाम में आतंकियों से मुठभेड़ के ताल्लुक से यह खबर है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 2 से 3 आतंकियों के होने की यह खबर है। धान के खेत में आतंकियों के होने की आशंका है और इस मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल बड़ी तादाद में मौजूद है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सबसे पहले पावंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के कच्चे ढांग में NH 707 पर क्षतिग्रस्त हाईवे का निरीक्षण किया। साथ ही लैंडस्लाइड और बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमाचल की त्रासदी से प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं और केंद्र सरकार हर संभव आर्थिक मदद दे रही है। आपदा से हुए नुकसान से वो भी आहत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के तमाम नेता इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सभी इस घटना से बहुत चिंतित हैं और उनकी तरफ से मैं आया हुआ हूं और केंद्र सरकार कोई भी आर्थिक मदद देने में पीछे नहीं रही है और नहीं रहेगी। जब जब कहा गया हमने तब तब आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई है। प्रशासन की ओर से
हर संभव प्रयास हो रहा है कि उनको ठीक ढंग से जो विस्थापित हुए हैं उनको आगे चल करके सेटल कराया जाए। और इसी कड़ी में आज मुझे उन परिवारों से मिलने का मौका मिला जो विस्थापित हुए हैं। उनकी दर्द, उनकी भावनाएं सुनने का भी मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उनकी जो छोटी बातें, जो समस्याएं हैं, जो बॉटलनेक्स हैं उन समस्याओं की, उसके बारे में हमारे विधायक सुखराम जी के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हम सब लोग प्रयास करेंगे। और हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी यहीं पर इन सारी बारीकियों को देख रहे हैं, तो वह पूरी दृष्टि से उसको पूरा करेंगे। और जो नाहन में, सिरमौर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इससे जुड़े हुए कार्य हैं, उसको राजीव बिंदल जी भी देखेंगे और सुखराम जी और हमारे सुरेश कश्यप जी का भी उसमें योगदान रहेगा। जेपी नड्डा ने शिमला के शिव बावड़ी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। समरहिल की शिव बावड़ी में 14 अगस्त को भारी लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से कई लोग दब गए थे। यहां अभी तक मलबे से 17 शव निकाले जा चुके हैं। बिहार में सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है, जहां सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी के नेता के पाठक के साथ खड़े हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी राजभवन के फैसले के साथ खड़ी है। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, नमस्कार। के पाठक का अंदाज से किसी को विरोध हो सकता है, लेकिन जो जिस तरह से काम करवाने की जो क्षमता है, तो हर जगह हमने हेल्थ में भी देखा है। यूनिवर्सिटी का ऑडिट कराने के शिक्षा विभाग के फैसले के बाद सरकार और राजभवन आमने सामने हैं। राज्य सरकार का कहना है कि यूनिवर्सिटी के नियमों के मुताबिक राज्य सरकार को यूनिवर्सिटी की आमदनी खर्च में गड़बड़ी का ऑडिट कराने का अधिकार है, जबकि राजभवन का कहना है कि यूनिवर्सिटी के काम में राज्य सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं है। विवाद की शुरुआत कैसे हुई ये भी बताएंगे, लेकिन पहले इस मुद्दे पर हो रही सियासत को जान लीजिए। विवाद की शुरुआत तब हुई जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मुजफ्फरपुर में BRABU के वीसी और प्रो वीसी को सैलरी के साथ साथ उनके वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी, जिसे राजभवन ने पलट दिया। राजभवन के फैसले के बाद विवाद रुका नहीं और बढ़ गया। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए विश्वविद्यालयों की आमदनी खर्च का ऑडिट कराने का आदेश दिया, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। अब जहां बीजेपी इसे राजभवन के काम में हस्तक्षेप बता रही है, तो सरकार के मंत्रियों का कहना है कि अगर सरकार यूनिवर्सिटी को पैसा देती है तो जानकारी लेने में हर्ज क्या है। आप अपने को ईमानदार कर रहे हैं, आपसे ज्यादा ईमानदार और ऑनेस्ट व्यक्ति वो बैठा हुआ है। और शिक्षा विभाग के अंदर में आप नियम और फरमान और सुधार करें, स्वागत है, लेकिन बिहारी के सम्मान पर चोट न लगे, ये भी ध्यान रखिए। और जब सरकार फंडिंग करेगी, सरकार पैसे देगी, तो निश्चित रूप से सरकार ये जानने का प्रयास करेगी कि भाई किन मदों में पैसा खर्चा हुआ। शिक्षा विभाग के आदेश से ऑडिट की शुरुआत आरा के बाबू बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से होगी। यूनिवर्सिटी के वीसी, वित्तीय सलाहकार और वित्तीय पदाधिकारी को सहयोग करने को कहा गया है। ऑडिट टीम से 1 सप्ताह के भीतर ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई है। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद सरकार और राजभवन के बीच तकरार बढ़ना तय है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय, रजनीश और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।